नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम वट की एक और वीडियो पे, एक और एजुकेशनल वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान फौजदार। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम वट पे, एग्ज़ाम वट के लिए। और इसके साथ ही मैं जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस नहीं, एरिया स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ IRAM जो प्रोग्राम है, वहाँ जेएनयू का मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं आप सबको पता होगा कि अब तक मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ा रहा हूँ। वही हम क्रोनोलॉजिकली जा रहे हैं और हमने अरिस्टोटल का कुछ पार्ट कवर किया था। आज कुछ और पार्ट कवर करेंगे। ये बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एग्ज़ाम वट का एक टेलीग्राम चैनल है जिससे आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं। साथ ही साथ ये भी मेरा फ़र्ज़ है बता देना कि हमारा पेड कोर्स CUET PG के लिए जो लॉन्च हो चुका है। CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए हम अपना पेड कोर्स 6 जनवरी को ही लॉन्च कर चुके हैं। काफ़ी क्लासेस हो चुकी है और इस कोर्स में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। CUET के लिए बिल्कुल ही फाउंडेशन से शुरू करते हैं और मैं पढ़ाता हूँ, मेरे एक और मित्र हैं वो पढ़ाते हैं साथ में। मेरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पूरा पोर्शन मैं ही पढ़ा रहा हूँ उधर, और मैं काफ़ी डिटेल में जाता हूँ, काफ़ी एनेक्डोट्स भी शेयर करता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। 6 जनवरी को ये लॉन्च हो चुका था। आप अगर अब ज्वाइन करना चाहते हैं इसे, तो आप अब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे PPTs और सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्ज है आपको बताना। अब हम एरिस्टोटल के साथ आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस क्या होता है, दो पर्पस, एक पर्पस होता है क्राइटेरिया, दूसरा होता है नंबर ऑफ पीपल रूलिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है अरिस्टोटल के लिए। नॉर्मल मोनार्की हो गया सबसे अच्छा, एरिस्टोक्रेसी उससे खराब, पॉलिटी सबसे खराब, मतलब सबसे अच्छा उससे खराब, उससे खराब। सेल्फ इंटरेस्ट या सबसे बुरा है टिरनी, दूसरा है ओलिगार्की, तीसरा डेमोक्रेसी। ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच का ही पार्ट होता है पॉलिटी, और पॉलिटी ही द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अरिस्टोटल के लिए। ये मैं ज़रा सा आपको याद दिला रहा हूँ। मिडिल क्लास के बारे में आपको याद दिला दूँ। मिडिल क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने पढ़ा था। और मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है पॉलिटिकल साइंस का, जो एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट है, वो भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम ज़रा से ये कंजर्वेटिव टर्म को मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म पॉलिटिकल साइंस में आइडियोलॉजीज होती हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म, इज्म। वैसे ही कंजर्वेटिज्म भी होता है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, जो लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशन है, वो जैसे चलनी है वैसे ही चलने दो। कोई मेजर सडन चेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम में, कोई अचानक से सिस्टम में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा चल रहा है चलने दो, बिकॉज वो इतने सालों से चल रहा है। ये प्रूफ है कि द सिस्टम इज वर्किंग वेल एंड द इंस्टीट्यूशन इज गुड। बिकॉज मैरिज का इंस्टीट्यूशन इतने सालों से चल रहा है, ये एविडेंस है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन अच्छा है। ठीक है, कंजर्वेटिव्स ये कहते हैं। इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि अगर कास्ट का भी तो सिस्टम काफ़ी सालों से चल रहा है, वो अच्छा है? ऑब्वियसली नहीं। और कास्ट पे जब भी मैं बात करता हूँ, मैं ज़रूर ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना मैं कभी नहीं भूलता। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव BR अम्बेडकर। और ये मैं अपने पेड कोर्स में भी कहता हूँ। मैं अपने सारे मेरे स्टूडेंट्स को नहीं, मैं अपने सारे दोस्तों को, जिनको भी मैं पढ़ाता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ, उन्हें मैं ज़रूर कहता हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की कुछ किताबें हैं। पहला तो है अनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो सबको पढ़नी चाहिए, इरिस्पेक्टिव, सबको पढ़नी चाहिए। आप लेफ्ट के हो, आप राइट के हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट ना हो, आप पॉलिटिकल साइंस के हो, आप मास्टर, आप BSc के हो, MSc के हो, इरिस्पेक्टिव सबको पढ़नी चाहिए। एक कास्ट इन इंडिया किताब है, वो भी पढ़नी चाहिए। कास्ट इन इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये सारी किताबें जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर की, काफ़ी अच्छी किताबें हैं। और भी काफ़ी किताबें हैं, लेकिन मुझे एनाइलेशन ऑफ कास्ट मेरी पर्सनल फेवरेट है।
ठीक है, तो वापस आते हैं इधर। तो एरिस्टोटल जो थे वो एक कंजर्वेटिव थे, ठीक है, कंजर्वेटिव थे वो, इसीलिए वो उनके लिए अगर गवर्नेंस में स्लाइटेस्ट चेंज भी आता था ना तो उससे वो रेवोल्यूशन मान लेते थे। अगर जरा सा भी चेंज आया गवर्नमेंट में तो वो एरिस्टोटल के लिए रेवोल्यूशन हो जाता था। तो एरिस्टोटल कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन देते हैं। रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं? 2 कॉजेज एरिस्टोटल के लिए होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल कॉजेज यानी इनइक्वालिटी, करप्शन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब जो जनरली अगर स्टेट में इनइक्वालिटी है, एक दूसरे समानता नहीं है, असमानता है, तो हो सकता है जो लोग खुद को असमान फील कर रहे हैं वो रिवॉल्ट करें। कार्ल मार्क्स का पूरा थ्योरी तो यही है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो हैव्स है वो बुर्जुआ है, जो हैव नॉट्स है वो प्रोलेटेरिएट है। प्रोलेटेरिएट ये एक वेल्थ इनइक्वालिटी है। और जो कार्ल मार्क्स तो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, रेवोल्यूशनरी थ्योरी है वो, और उनका थ्योरी में एम्बेडेड है प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, जो कि ब्लडी होगा, हो सकता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हो गया, किसी भी तरह का इनइक्वालिटी, सिर्फ वेल्थ इनइक्वालिटी नहीं, अगर सामाजिक असमानता है, सोशल इनइक्वालिटी, कास्टिज्म, वो भी एक रेवोल्यूशन का कारण बन सकती है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जिंदगी एक्चुअली में वाज अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट कास्ट। करप्शन की वजह से रेवोल्यूशन आ सकता है। रेवोल्यूशन आया था भारत में 2007-8 जब कॉमनवेल्थ 2G कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, इतना जब करप्शन सामने आया तो सरकार पलटी, वो भी तो एक रेवोल्यूशन ही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो मैंने अगर किसी देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है तो उधर भी आराम से उधर भी हो सकता है। सडन इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स, ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अगर एक देश में बहुत सारे फॉरेनर्स एक साथ आ जाते हैं तो उस देश का डेमोग्राफी चेंज हो सकता है, जिसके जो कारण बन सकता है एक रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो अगर उस देश में पर्टिकुलर इजराइल पैलेस्टाइन, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर मैं नहीं जाना चाहता, उसके लिए उस इजराइल पैलेस्टाइन को समझने के लिए एक अलग से वीडियो लगेगा, ठीक है। तो और मैं अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियोस भी चाहिए। इजराइल पैलेस्टाइन का इशू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत ग्रे एरियाज़ हैं, लेकिन जो अरब्स थे इसराइल में, इसराइल वाले उस एरिया को पहले पैलेस्टाइन ही कहते थे, तो वो अरब्स थे, उनमें जब इनफिल्ट्रेशन हुआ, ज्यूज आके सेटल हुए, तो इट्स सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, पूरा स्टेट बदल गया, अभी इसराइल है, पैलेस्टाइन नहीं है। तो सडन इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स, राइट। स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं भी अरिस्टोटल ने बताया कुछ, फैमिली कंस्पिरेसी, 3 टाइप के कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी बाय पुअर, कंस्पिरेसी बाय रिच। फैमिली कंस्पिरेसी, गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखी है तो आपको पता है क्या होता है ये। गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। तुगलक डायनेस्टी आप देख सकते हैं, जो इंडिया की जो पुराने डायनेस्टीज़ हैं उसमें फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी टकरार होता था। एक फैमिली एक फैमिली का कि किसी को अगर नहीं मिला तो वो रिवोल्ट करते थे, फिर सरकार बदलती थी, राजा बदलता था। कंस्पिरेसी बाय पुअर मैंने आपको बता दिया। कंस्पिरेसी बाय रिच, जो रिच लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनको पास पावर मिले और ये भी कुछ कंस्पिरेसी करके सरकार जो सत्ता है वो पलट सकते हैं, ये हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। एरिस्टोटल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिक्टम है कि फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, रियल और इमेजिनरी, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी जो है ये असली हो सकती है, ये हो भी रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सेक्ट ऑफ लोगों को ये फील करवा दे कि वो उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही नहीं, वो अनइक्वली ट्रीट हो रहे हैं, ये फीलिंग के बेसिस पे रेवोल्यूशन हो सकता है। आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक कॉन्क्रीट एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इवन इफ देयर इज अ फीलिंग देन इट कैन लीड टू रेवोल्यूशन, ठीक है। और आप सोशल रेवोल्यूशंस की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन, सारे रेवोल्यूशंस के ये इनइक्वालिटी का जो फीलिंग होता है, इनइक्वालिटी का, वो बिल्कुल ही सेंटर पे आता है। सारे रेवोल्यूशन, कोई भी रेवोल्यूशन उठा लीजिए। तो जब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात हम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी को समझें। एरिस्टोटल का इक्वालिटी का आइडिया क्या है? एरिस्टोटल का इक्वालिटी का आइडिया है डिस्प्रपोर्शनेट इक्वालिटी का, बेसिकली मेरिटोक्रेटिक सिस्टम। मैं आपको समझाता हूँ। एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रीट ऑल मास्टर्स इक्वली, ट्रीट ऑल स्लेव्स इक्वली एंड डू नॉट कंपेयर द टू।
सारे ऑरेंजेस को, एक अच्छे ऑरेंज को एक बुरे ऑरेंज से आप कंपेयर कर सकते हैं, एक अच्छे एप्पल को एक बुरे एप्पल से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एप्पल्स को, एक एप्पल को और एक ऑरेंज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक अच्छे पेन को एक बुरे पेन से कंपेयर कर सकते हैं, आप एक अच्छी घड़ी को एक बुरी घड़ी से कंपेयर कर सकते हैं, आप एक घड़ी को और एक पेन को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं? एरिस्टोटल ये कह रहे हैं कि डिसप्रपोर्शनेट इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी जो लोग जो नेचुरली अनइक्वल है उनके बीच में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, जो नेचुरली इक्वल है उनके बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। स्लेव्स और मास्टर्स जो हैं, ये दोनों, ये कैटेगरीज नेचुरली अनइक्वल हैं, नेचुरली अनइक्वल है, तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। स्लेव्स के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मास्टर्स के बीच में कर सकते हैं, लेकिन स्लेव्स और मास्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट लाइक यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स और ऑरेंजेस। तो ये दोनों में इक्वालिटी है ही नहीं, नेचुरली अनइक्वल। दिस इज व्हाट डिसप्रपोर्शनेट इक्वालिटी इज, नॉट कंपेयर्ड टू। ठीक है। और आगे जाकर हम जब जस्टिस देखेंगे, तो अभी आऊँगा मैं जस्टिस पे, उसमें ये ही प्रिंसिपल जो है ये आगे आ जाएगा कि जो स्टेट डिसप्रपोर्शनेट इक्वालिटी को मेंटेन करेगी, यानी जो नेचुरली ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, जस्टिस क्या है? जस्टिस है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। ठीक है। अगर आप इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो, अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, वो जस्टिस, मैं अभी आऊँगा उस पर। ठीक है। डू नॉट कंपेयर टू, ये है प्लेटो का आइडिया ऑफ इक्वालिटी। मतलब प्लेटो नेचुरल इनइक्वालिटी में मानते हैं, और प्लेटो ये नहीं कहते कि नेचुरल इनइक्वालिटी को हटाना चाहिए। प्लेटो ये कहते हैं कि नेचुरल जो है वो नेचुरल रहेगा। इसका क्रिटिसिज्म भी है काफ़ी। अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म कुछ अभी सामने दिख रहा है तो आप मुझे बताइए, अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन नेचुरल इनइक्वालिटी जो है, नेचुरल इनइक्वालिटी को पाने के लिए, नेचुरल इनइक्वालिटी को मेंटेन करना प्लेटो का जो काम है, प्लेटो का जो कंसेप्ट है, उससे उसके क्रिटिसिज्म्स हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म्स हैं। तो एरिस्टोटल बिलीव्स इन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड हेंस स्लेव्स आर नॉट इक्वल टू मास्टर्स, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है। तो ये था एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी से एरिस्टोटल का, जो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी से एरिस्टोटल का निकलता है थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है। अब एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आज सिर्फ इक्वालिटी तक अपने आप को सीमित रखना चाहूँगा। तो ये एरिस्टोटल का इक्वालिटी है, इसके बेसिस पे एरिस्टोटल का जस्टिस बनेगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एरिस्टोटल का जस्टिस और इक्वालिटी कैसे इंटरट्वाइंड है। ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, CUET PG QP42। हमारा पेड कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। आशा है अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।